तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। तो आज हम सेमेस्टर 4 23-27 का जिसका एग्ज़ाम चलने वाला है 21 तारीख से, ठीक है। तो आज हम एएससी इंग्लिश का वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं और हम वीवीआई क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर और आंसर की ओर। तो ठीक है, इसमें हम क्या बताने वाले हैं, तो एएससी इंग्लिश का हम बताने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, सेमेस्टर 4 23-27 का। तो देखिए, इसमें हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ द हड़प ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हुआ राइटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। जैसे कि हिंदी में HLV, ठीक है, डेरोजियो की कविता द हड़प ऑफ इंडिया को भारत की संस्कृति विरासत के रूप में समझाइए, ये हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं कि तोरू दत्त की कविता आवर कैजुरेनिया ट्री में प्रकृति और स्मृति यानी यादों के विषय का विश्लेषण कीजिए, ये हुआ आवर कैजुरेनिया ट्री बाय, ठीक है, तेरू दत्ता, ठीक है, तोरू दत्ता के बारे में ये यादों के विषय में विश्लेषण करना, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तो इसका देखिए हम क्वेश्चन का आंसर भी बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि सरोजिनी नायडू कविता द सोल्स प्रेयर में व्यक्त आध्यात्मिक यात्रा को स्पष्ट कीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे, हाउ डज, देखिए डिसिजिम एजेकियल अपनी कविता नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में ग्रामीण जीवन और मान्य पीड़ा को किस प्रकार चित्रण किया है, ये चौथा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में देख ले यहाँ से, जयंत महापात्र की कविता वाला देख लीजिए, इंडियन समर में प्रयुक्त बिंबो यानी कि और प्रतीकों की चर्चा करना, ये पांचवा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है कि कमला दास का कविता समर इन द कोलकाता में ग्रीष्म ऋतु और शहरी जीवन के चित्रण का परीक्षण देना है, ये हुआ छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पे हुआ समराइज द मेन द इवेंट ऑफ, ठीक है, टाइम स्पॉट द सिमिला, ठीक है, बाय रस्किन बॉन्ड के बारे में, ठीक है, डिस्कस ऑफ द सेंट्रल थीम्स, रस्किन बॉन्ड की रचना द स्टॉप, ठीक है, स्टॉप्स एट तो शिमला की मुख्य घटनाओं के सार प्रस्तुत कीजिए और उसके केंद्रित विषयों पर चर्चा कीजिए, ये सातवां क्वेश्चन हुआ। और आठवां क्वेश्चन देखिए, रचना टाइम ऑफ स्टॉप एट, ठीक है, शिमला के शीर्षक के सार्थकता का विश्लेषण कीजिए, ये हुआ क्वेश्चन। तो आठवां नंबर में एनालाइज ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ द टाइटल, ये हुआ क्वेश्चन आठवां। नंबर नंबर भी देखिए रस्किन बोर्ड से है कि हाउ डज रस्किन बोर्ड द पोएट्री नेचर, ठीक है, लिस्टन टू द विंड, यानी कि रस्किन बोर्ड लिस्टन टू द विंड में प्रकृति का चिंतन करना है, ठीक है, नेचर का। 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि जेपी सिंह की रचना, ठीक है, नूडल्स में रचनात्मक और मनोरंजन के विषय में चर्चा करना है, ठीक है। तो ये हुआ जेपी सिंह का, वो बताना है आपको, मनोरंजन और रचनात्मक वर्णन किया वो। 11 नंबर क्वेश्चन रस्किन बोर्ड से है कि रस्किन बोर्ड और जेपी सिंह की रचनाओं में पशुओं के चित्रण और उनके प्रतीकात्मक अर्थों की तुलना कीजिए, ये वह 11 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि पशुओं, ठीक है, यानी एनिमल्स, ठीक है, और प्रतीकों यानी कि सिंबलिज्म, ये बारे में दोनों में आपको तुलना करना है इसके अर्थ में, ठीक है। तो हो गया, ये तो क्वेश्चन हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसका आंसर की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, जैसे कि बताएं तो आपको इंग्लिश में कि प्रश्न 1 में द हड़प ऑफ इंडिया कविता में भारत की संस्कृति और विरासत का महत्व स्पष्ट कीजिए, ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं इसका उत्तर की ओर, ठीक है। उत्तर है कि द हड़प ऑफ इंडिया कविता HLV, ठीक है, डोरेजाई द्वारा रचित एक देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है, ठीक है। ये जो रचना है, ठीक है, कविता है, एक देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है। इस कविता में यानी कि हड़प यानी वीणा यानी भारत की प्राचीन संस्कृति, ठीक है, कला साहित्य गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ संस्कृति है, कला है, साहित्य है, गौरवशाली का प्रतीक है इस कविता में, ठीक है। कवि दिखाते हैं कि ये वीणा अब मौन है, जिसका अर्थ है कि अंग्रेजी शासन के कारण भारत की संस्कृति आवाज दब गया है, ठीक है। ये वीणा क्या है, मौन है, जिसका अर्थ क्या है कि अंग्रेजी शासन के कारण क्या हुआ कि भारत की संस्कृति आवाज अब दब गया है, ठीक है, इस कविता के जरिए। कवि को इस बात का दुख है कि जिस देश ने कभी विश्व की ज्ञान और संस्कृति दिया, भारत के बारे में बता रहा है कि जिस देश ने कभी विश्व को ज्ञान दिया, संस्कृति दिया, वही आज अपनी पहचान खो बैठा है, ठीक है। कविता में कवि स्वयं उस वीणा को फिर से बजाने की इच्छा व्यक्त करता है जो वीणा मौन हुआ है, ठीक है, जो भारत की संस्कृति और पुनर्जागरण का प्रतीक है, ठीक है।
इस कविता का उद्देश्य क्या है? जो मौन है, ठीक है, भारत की संस्कृति जो आवाज़ दब गया है, उस आवाज़ की संस्कृति पुनर्जागरण का प्रतीक है, उसको जगाना चाहता है कवि, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए आगे क्या है कि इसी में कि पहचान खो बैठा है। कविता में कवि स्वयं उस वीणा को फिर से बजाने की इच्छा व्यक्त करता है जो भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये कविता केवल शोक व्यक्त नहीं करती, बल्कि भारतीयों को अपने गौरवशाली अतीत को पुनः जीवित करने का संदेश भी देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ठीक है, आवर केसुरना ट्री, ठीक है, केसुरना ट्री में प्रकृति और स्मृति के विषय का विश्लेषण करना, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। देखिए इसमें 11 क्वेश्चन बतलाने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो केसुरना ट्री में प्रकृति और स्मृति विषय का विश्लेषण करना है। अब चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर, ठीक है। तो आवर केसुरना ट्री यानी कि ट्रू दत्त की एक भावनात्मक कविता है। ये क्या है? ट्रू दत्ता के द्वारा है, ठीक है। जिसमें क्या बताया गया है इसमें, जिसमें प्रकृति स्मृति का गहरा संबंध दिखाया गया है, ठीक है। केसुरना का पेड़, ठीक है, कवयात्री का बचपन, परिवार और सुखद स्मृति का प्रतीक है। जो केसुरना का पेड़ है वो कवयात्री का बचपन का, परिवार का, सुखद स्मृतियों का प्रतीक माना गया है, ठीक है। आगे, ये पेड़ कवयित्री के लिए केवल एक प्रतीकात्मक वस्तु नहीं, बल्कि उनके खोए हुए भाई बहनों की यादों को जीवित प्रतीक है। सोच लीजिए, उसके जो खोए हुए भाई बहन है उसके यादों का जीवन प्रतीक है ये ट्री, ठीक है। प्रकृति यहाँ दुख को सहने की शक्ति देती है और स्मृति को सहेज कर रखती है, ठीक है। प्रकृति यहाँ दुख के सहने की शक्ति देती है और स्मृतियों को सहेज कर रखती है। अगला है, इस कविता में प्रकृति एक अस्थायी स्मारक की तरह कार्य करती है जो समय के साथ सभी भावनाओं को जीवित रखता है, ठीक है। वो क्या है? वो ट्री उसमें क्या है कि दुखों को सहने की शक्ति देता है और स्मृतियों को सहेज कर रखता है, ठीक है। वो खोए हुए भाई बहनों की यादों को जीवित प्रतीक है वो ट्री, केसुरना का ट्री, ठीक है। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समझ गए आवर केसुरना ट्री में। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, द सोल्स प्रेयर, ठीक है, में व्यक्त अध्यात्मक यात्रा को स्पष्ट कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, एसी इंग्लिश का, ठीक है। सोल्स प्रेयर में व्यक्त अध्यात्मक यात्रा को स्पष्ट कीजिए, ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसका उत्तर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उत्तर द सोल्स प्रेयर यानी कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कि एक आध्यात्मिक कविता है, ठीक है। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। इसमें आत्मा ईश्वर से सांसारिक सुख नहीं बल्कि सत्य, ज्ञान और शांति की प्रार्थना करती है। देखिए, इसमें जो आत्मा है वो ईश्वर से सांसारिक दुख नहीं बल्कि सत्य, ज्ञान और शांति की प्रार्थना करता है, ठीक है। कविता में आत्मा अहंकार, ठीक है, आत्मा अहंकार, भय और अज्ञान से मुक्त होना चाहता है। देखिए ये कविता में क्या होता है, जो आत्मा है वो अहंकार हुआ, भय हुआ, अज्ञान से मुक्त होना चाहता है, ठीक है। इस कवित्री मानती है कि दुख और कष्ट भी ईश्वर की कृपा हो सकती है। दुख और कष्ट भी ईश्वर की कृपा हो सकती है क्योंकि वो मनुष्य को विनम्र बनाते हैं, ठीक है। आगे है, ये कविता भारतीय भक्ति परंपरा को दर्शाती है जहाँ आत्मा को अंतिम लक्ष्य और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करना होता है, ठीक है। इस कविता में भारतीय भक्ति परंपरा को दर्शाती है जहाँ आत्मा के अंतिम लक्ष्य और ईश्वर से एकत्व को प्राप्त करता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक। स्कॉर्पियन में ग्रामीण जीवन और मानव पीड़ा का चित्रण कैसे किया गया है, ठीक है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में ग्रामीण जीवन और मानव पीड़ा का चित्रण कैसे किया गया है। अब चलिए इसका उत्तर बढ़ते हैं। देखिए, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में निसीम इजकिल की प्रसिद्ध कविता है, ठीक है। इसमें ग्रामीण जीवन, अंधविश्वास और मानव पीड़ा को यथार्थ चित्रण दिया गया। इस कविता में क्या किया गया है कि ग्रामीण जीवन हुआ, अंधविश्वास हुआ, मानव पीड़ा को यथार्थ चित्रण किया गया है। कविता में बिच्छू को काटने की घटना के माध्यम से ग्रामीण समाज की मानसिकता दिखाई गया है। जैसे कि कोई गांव में बिच्छू काट लिया जाता है तो क्या होता है, पूरा समाज में, ग्रामीण समाज में मानसिकता बैठ जाता है कि अरे बिच्छू काट दिया, बिच्छू को मार दो, फेंक दो, ठीक है। तो इस घटना को काटने के माध्यम से ग्रामीण समाज में एक मानसिकता दिखाई गया है, वही दर्शाया गया है, ठीक है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में।
ठीक है। ग्रामीण लोग क्या करते हैं कि लोग तंत्र मंत्र बिछा पर के द्वारा ही करते हैं, ऐसे साधु बिया। तो ग्रामीण लोग तंत्र मंत्र प्रार्थनाओं में विश्वास करते हैं, जबकि कवि का पिता वैज्ञानिक उपाय अपनाता है। ठीक है, जो कवि का पिता है, फादर है, वो वैज्ञानिक उपाय अपनाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ का त्याग और ममता स्पष्ट रूप से उभर कर आती है जब वो कहती है कि बिच्छू ने बच्चों के बजाय उसे काटा। ठीक है, ये हुआ बहुत बड़ा बात बोल दिया कि जब वो कहती है कि बिच्छू ने बच्चों की बजाय उसे काटा, किसे? तो उसके पिता के वैज्ञानिक उपाय अपनाता है, वही तो पिता। ठीक है, अब 5वां नंबर किस क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो इंडियन समर में प्रयुक्त बीम और प्रतीकों की चर्चा कीजिए। इंडियन समर में प्रयुक्त बीम और प्रतीकों की चर्चा कीजिए, ये 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब चलिए इसका हम, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर थे। इंडियन समर, ठीक है, जयंता महापात्रा की एक गहन कविता है। ठीक है, जयंता का। इसमें ग्रीष्म ऋतु के माध्यम से जीवन कठोरता और आध्यात्मिक शून्यता को दर्शाया गया है। कौन सा ऋतु? तो ग्रीष्म ऋतु माध्यम से, ठीक है, जीवन का कठोरता और आध्यात्मिक शून्यता को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें तेज गर्मी, सूखी धरती और थका हुआ वातावरण, ठीक है, तेज गर्मी, सूखी धरती, थका हुआ वातावरण, मानवीय पीड़ा और सामाजिक जड़ता का प्रतीक है। कौन? ग्रीष्म ऋतु। नदी जो अपने जीवन का प्रतीक होता है, ये थकी हुई दिखती है, सूखा रहता है, इसीलिए, ठीक है, जीवन का प्रतीक है। यहाँ थकी हुई दिखती है नदी, क्योंकि पानी सूख जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, कविता का प्रतीक भारतीय समाज का वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। ये पूरा ग्रीष्म ऋतु के बारे में पूरा बता दिया गया कि तेज गर्मी होता है, सूखी धरती रहता है, थका हुआ वातावरण रहता है, मानव पीड़ा दम पूरा बोलता है कि धूप पूरा कड़ा लग रहा है, सामाजिक जड़ता का प्रतीक है, नदी जो जीवन प्रतीक होता है, ये थका हुआ दिखता है। ठीक है, ये कविता भारत समाज की वास्तविकता को, स्थिति को उजागर करता है। अगला क्या है? इन कलकत्ता में ग्रीष्म और शहरी जीवन का चित्रण कीजिए। ठीक है, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया। अब इस कविता को पढ़ते हैं। उत्तर यहाँ से स्टार्ट है। समर इन कलकत्ता यानी कमला दास की एक आध्यात्मक और भावनात्मक कविता है। इसमें गर्मी की भावनात्मक बेचैनी जो गर्मी में होता है और अकेलेपन के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि गर्मी का भावनात्मक बेचैनी और अकेलेपन का प्रतीक माना गया है। ठीक है, इसमें क्या गया है कि शहरी जीवन भीड़ भरा हुआ होते हुए भी शहरी जीवन भीड़ भरा होते भी एकाकी है। कविता में प्रेम, प्रतीक्षा, आंतरिक संघर्ष, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गर्मी कवयित्री की भावनात्मक तीव्रता का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, यानी कि गर्मी का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, समर इन कलकत्ता का, यानी कालिदास के द्वारा आत्मकथा में। नंबर क्वेश्चन क्या है? टाइम स्पॉट एंड शामली की मुख्य घटनाओं के सार एवं विषयों की चर्चा कीजिए। ठीक है, टाइम स्पॉट एंड शामली का, ठीक है, इसकी घटना की जो है और जो विषय है वो उसके ऊपर चर्चा करना है। जैसे कि टाइम स्पॉट्स एट शामली जो कौन लिखा है? तो ये रस्किन बोर्ड की एक प्रसिद्ध रचना है। लेखक एक छोटे शहर शामली की यात्रा करता है जहाँ उसे शांति सुकून मिलता है। कौन सा शहर? तो शहर शामली की यात्रा करता है, वहाँ उसे क्या मिलता है? तो वहाँ शांति और सुकून मिलता है। ठीक है, आगे बताता है कि शहर सादगी, ठीक है, प्रकृति सुंदरता और धीमी जीवन शैली लेखक को आधुनिक जीवन के भागदौड़ से राहत देता है। ठीक है, तो किससे राहत देता है? कि सादगी, प्रकृति की सुंदरता देखता है, वह धीमी जीवन शैली देख रहा है, वहाँ पे आधुनिक जीवन की भागदौड़ से राहत देता है। ठीक है, आगे क्या है कि मुख्य विषय क्या है इसमें? नॉस्टैल्जिया, सरल जीवन, प्रकृति से जुड़ाव और मानसिक शांति देता है। ठीक है, शामली का जो यात्रा कर रहा है वो, ठीक है, ये बताना चाह रहा है इसमें। 8वां नंबर क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि टाइम स्पॉट एट शामली शीर्षक का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसका महत्व क्या है 8वां नंबर में, वो बताना है। ठीक है, वहीं देखिए, अब तो इसके बारे में थोड़ा जान गए कि यात्रा कर रहा है शामली का, वहाँ पे उसको ये मिला, शांति मिला। इस शीर्षक का अर्थ है कि शामली जैसे स्थान पर समय मानव रुक जाता है। ठीक है, वही शहर के बारे में बता रहा है, शामली के बारे में। शामली, यहाँ जीवन की गति धीमी है और व्यक्ति आध्यात्मिक, ठीक है, शांति का अनुभव करता है उस जगह में। ठीक है, शामली में। शीर्षक आधुनिक जीवन और ग्रामीण सादगी के बीच अंतर को दर्शाता है। ठीक है, जो ग्रामीण सादगी और ग्रामीण है पूरा, ठीक है, और आधुनिक जीवन जो पूरा बड़ा शहर हुआ वो, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच अंतर को दर्शाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिस्टेन
टू द विंड में प्रकृति का चित्रण कैसे किया गया। ठीक है, तो लिस्टन टू द विंड में प्रकृति को एक शिक्षक और मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक शिक्षक, एक मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। हवा, पेड़ और पहाड़, ठीक है, हवा, पेड़, पहाड़ जैसे जीवन के रहस्यों को सिखाते हैं। लेखक के अनुसार प्रकृति को सुनना आध्यात्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का माध्यम है। ठीक है, लेखक के अनुसार प्रकृति को सुनना आध्यात्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के माध्यम है। और क्वेश्चन क्या है कि नोडिस और नूडल्स में रचनात्मक और आनंद की विषय की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नोडिल्स और नूडल्स में, ठीक है, रचनात्मक और आनंद की विषय की व्याख्या करना है। ठीक है, ये जेपी सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रचना है नोडिस और नूडल जेपी सिंह की एक रोचक रचना है। इसमें बाल मंद की कल्पना शक्ति, आनंद और रचनात्मक को दर्शाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है, ये रचना बताती है कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब उसमें आनंद हो, कल्पना शामिल हो। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपको मन लग गया है, यानी आनंद आ रहा है, कल्पना शामिल है आप उसमें। ठीक है, वो बताता है। वहीं 11 नंबर क्वेश्चन है, रस्किन बोर्ड और जेपी सिंह की रचनाओं में पशुओं का चित्रण की तुलना कीजिए। एक तो रस्किन बोर्ड और दूसरा जेपी सिंह की जो रचना बताया गया है कविता में, उसमें पशुओं का चित्रण दिया गया है, दोनों का तुलना करना है, दोनों का। ठीक है, रस्किन बोर्ड रचनाओं में पशु प्रकृति का सहज अंग होते हैं और करुणा व मान्य मूल्यों के प्रतीक होते हैं। किसका, तो ये हुआ जेपी रस्किन बोर्ड का, कि इसमें क्या है कि पशु प्रकृति का सहज अंग होता है। दूसरा वहीं जेपी सिंह पशुओं का प्रयोग हास्य और कल्पना के माध्यम से नैतिक संदेश देने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का तुलना हम कर दिए।